हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रभा एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त झकास। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है ये बताओ। बढ़िया ही तो चल रही होगी, नहीं चल रही है तो कर लेना। बढ़िया पढ़ाई करते रहना, वरना फिर बाद में पता ही है आपको क्या होगा। नहीं पता? चलेगा बेटा। चलो भाई, हम बात कर रहे हैं विद्युत की, और विद्युत के बारे में हमने बहुत सारी बातें, और सारी मतलब एक वीडियो पहले देख लिया। आज हम बात करेंगे विद्युत से रिलेटेड कुछ परिपथ में काम आने वाले आरेख। तो हम बात करते हैं विद्युत आरेखों की। क्या किसकी बात करने वाले हैं? विद्युत। अब आप कहोगे सर चल नहीं रहा है, तो नहीं चल रहा है तो हमारे पास एक और मार्कर है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत के कुछ परिपथ में काम आने वाले आरेख है, तो हम उसे विद्युत परिपथ वाले आरेख कह सकते हैं। विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। परिपथ आरेख। आरेख का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मुझे एमीटर लगाना है। अब डायग्राम बनाऊंगा मैं, यहाँ से ये कि तार जोड़े हुए हैं, तो अगर मैं एमीटर बनाऊंगा तो मैं एमीटर का फोटो थोड़ी बनाऊंगा। हम साइंस वाले लोग हैं, शॉर्ट में भी काम चला लेते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, सामान्यतः शॉर्ट में काम चलाते हैं। तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएगी जिसके हमें शॉर्ट जो है परिपथ के आरेख पता होने चाहिए। बोर्ड में एक आरेख पूछ लिया जाता है, पूछ लेते हैं कि ये आरेख है किसका, तो आपको पता होगा तो बता दोगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक आता है विद्युत सेल। विद्युत सेल को हम कैसे लिखते हैं? एक लाइन बड़ी खींचते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं, एक लाइन छोटी खींचते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं। बड़े वाला प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है। ये क्या हो गया? ये विद्युत सेल हो गया। विद्युत सेल। बैटरी का सेल नहीं आता है? अब ऐसा थोड़ी है, विद्युत सेल को हम लगाने के लिए सेल का फोटो बनाए। क्यों बनाए? दूसरी बात आती है बैटरी। दूसरी बात आती है बैटरी। बैटरी जो होती है वो बहुत सारे सेलों का संयोजन होती है। एक सेल ये लगाया, ये बड़ा, वापस छोटा, तो ये आपका बहुत सारे सेल जुड़े, तो ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी बैटरी बन गई। ये तो आपका क्या है? विद्युत सेल है। सेल विद्युत का सेल हो गया। ये विद्युत का क्या है? बैटरी है। विद्युत बैटरी हो गई। आई बात समझ? दो चीजें लिख गई। एक तो हमने सेल बना दिया, एक तो हमने क्या बना दिया? सेल बना दिया। एक हमने क्या बना दी? बैटरी बना दी। एक हमने क्या बना दी? बैटरी। फिर एक आता है हमारा स्विच, या जिसे हम कहते हैं कुंजी। विद्युत की क्या? कुंजी या स्विच। अरे स्विच का मतलब वही खटका आपका जो आप बंद चालू करते रहते हो। तो जो स्विच होता है वो कैसे होता है? तो इसमें ये इसको कैसे लिखते हैं? कल हमने लिखा था ना, ये इस तरह का स्विच होता है। अगर ये ऐसा है तो ये तो होता है खुला, ये तो खुला स्विच होता है, या खुली कुंजी कुंजी होती है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? खुला प्लग। और अगर हम इसके अंदर एक बिंदु लगा दें, ये बंद हो गया, ये क्या हो गया? बंद। तो जो बंद है ये ध्यान रखना, ये खुला और एक बंद कुंजी है, ठीक है। अब यहीं से आपकी लाइट चालू होती है, खटका है मैन, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट और बात करते हैं। अगर मान के चलो आपको तार एक तार जा रहा है, उसमें एक और तार जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? इस तरह से ये एक तार निकाल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये तार जुड़ा हुआ है, तार संधि कह सकते हैं इसे। तो ये किसका डायग्राम हो गया? आरेख हो गया तार संधि का। ये तार संधि का। अब ऐसे तो है नहीं, ये तार लाया, ये जा रहा है, यहाँ पर ऐसे जोड़ा और यहाँ पर टैप बत्ती लगाई, सेम ही बात है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया, ये तार संधि का है, ठीक है ना। अगर मान के चलो कोई तार, यहाँ पर एक तार है और ये तार यहाँ से ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से आपको लगेगा यार ये ऐसे आ रहा है, तो ये जुड़ा हुआ है कि नहीं है? ऐसे तार इसको मतलब जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है?
क्रॉस कर रहा है, इस तार को क्रॉस करके आ रहा है। एक तार इधर जा रहा है, एक तार नीचे आ रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, लेकिन हमें लगेगा यार यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको तार क्रॉसिंग को हम कैसे लिखते, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकाल देता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, तार जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये तार का क्या क्रॉसिंग है। क्रॉस किया ना, क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग हो गया। आई बात समझ में? तो ये हो गया तार क्रॉसिंग, ठीक है ना। फिर आता है बल्ब, बल्ब विद्युत बल्ब जो लाइट, तो ये बल्ब को कैसे लिखते हैं हम, ये ऐसे करके ये हो गया आपका बल्ब, सिंपल बल्ब टाइप ऐसे बना दो, क्लियर बात। या फिर बल्ब का फोटो भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा आएगा, बल्ब का फोटो आएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये बल्ब है, तो ऐसा बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, तो वो बोर्ड में ऐसा दिखा जाएगा ये बल्ब हो गया। अरे ये प्लस माइनस कुछ नहीं होता इसमें, मैं तो ऐसे ही मन लगा दिया, प्लस कुछ भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, ठीक। ये इतनी सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको थोड़ा सा एक नाम और ध्यान रखना, एक प्रतिरोध होता है। अब आप कहोगे सर प्रतिरोध है क्या, लफड़ा क्या, बाकी वाले ये सारी चीजें तो समझ में आ गई होगी, प्रतिरोध क्या है। तो अब देखो प्रतिरोध क्या है बाद में बताऊंगा, लेकिन अब आप प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधक बोलते हैं, ये आप समझो होता है। इसका चिन्ह कैसा है, तो इसका चिन्ह ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो गया, प्रतिरोधक, या इसको बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोधक बोल सकते हैं या प्रतिरोध बोल सकते हैं। एक होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध, यहां लिख दूं, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक, या इसे ही बोलते हैं धारा नियंत्रक, या इसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, नियंत्रक मतलब धारा को कंट्रोल कर रहा होगा कुल मिलाकर, ये सेम है। अब इसका डायग्राम बनाना क्या है, ये सेम है। अगर इसके या तो ऐसे करके ऐसे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, धारा नियंत्रक। ये ऐसे करके ऐसे ना हो करके ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ऐसा ऊपर से एक यूं आड़ा करके तीर आना चाहिए, या फिर ये ऐसा ना हो और इसके इस तरह का तीर जा रहा है इसके अंदर से, तो भी ये क्या कहलाएगा, धारा नियंत्रक। ये सारी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ गई, ये दो नाम आपके लिए नए हैं, ये मैं बताऊंगा बाद में, अभी आप ये सिर्फ इसके सिंबल ध्यान रखिए। अब और देख, तो कल हमने 2 मीटर दिखे थे, कल हमने 2 मीटर देखे थे। एक तो ध्यान याद करो वोल्ट मीटर देखा था, क्या मापते हैं इसमें बताओ, कमेंट करके बताओ। एक वोल्ट मीटर देखा था, एक अमीटर देखा था, अमीटर। इन अमीटर में क्या मापते हैं और वोल्ट मीटर में क्या मापते हैं, बता दोगे, बताओ बच्चा देगा। वोल्ट मीटर कुछ नहीं होता, ये V ऐसे किया, V लिख दिया तो वोल्ट मीटर, अगर ऐसे करके गोला बना के A लिख दिया तो A मीटर, ठीक है। इसका एक सिरा प्लस कोई भी हो सकता है, डोंट वरी। आपकी बुक के अंदर एक साइड में प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हो सकता है, प्लस ये भी हो सकता है, 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 डोंट वरी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, V दिखा तो वोल्ट मीटर, A दिखा तो A मीटर, क्लियर मामला। इतनी बातें समझ में अगर आप लोगों को आ जाती है तो हम आगे बढ़ जाएं। ये बहुत सिंपल सी बातें थी, बहुत सिंपल सी बातें थी कि नहीं थी, बताओ। ये डायग्राम आपको याद होंगे, ये विद्युत परिपथ के आरेख है। अगर बच्चा ये आपको याद है तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको विद्युत परिपथ बनाना पड़ता है, तो वो आपको पता होना चाहिए विद्युत परिपथ कैसे बनेगा। तो उसमें आपको वोल्ट मीटर लगाना है, तो आपको पता ही नहीं वोल्ट मीटर होता क्या है, तो कैसे लगाना है। तो ठीक है, ये बातें होने के बाद हम लोग कुछ और बातें करेंगे। तो भाई देखो, अभी आप लोगों के गणित की भी कक्षा लग रही है कि नहीं लग रही है। गणित, जिन लोगों ने गणित की क्लास नहीं ली है ले लेना, कल सुबह 7 बजे भी आएगी और आज भी आई थी 7 बजे, तो आप वो जरूर लीजिएगा। इसके अलावा अगर और किसी तरह की कोई आप लोगों की इच्छा है, डिमांड है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो ज़रूर बताएंगे।
हमें बताना, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग क्या करें, अपने सारे दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि क्या है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका हम भविष्य बना रहे हैं, है ना। चलो भाई, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम अब ये मार्कर नहीं चल रहा भाई, और अब ये चलेगा भी नहीं, इसलिए आज हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। ओम का नियम बताओ, ओम का नियम बताओ। ओम व्यक्ति है एक, ओम नाम का कौन है? एक व्यक्ति है, अरे व्यक्ति है, इसने एक नियम दिया, इसलिए इसका नियम ओम का नियम कहलाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह, एग्जाम में पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट ही रहता है ना। तो देखो, ओम के बारे में अपन कुछ बात करें तो सिंपल सी बात ये है, देखो ये ओम का नियम हमारे एक वैज्ञानिक हुए, जॉर्ज साइमन ओम। कौन? मैंने कहा ना ये व्यक्ति था, जॉर्ज साइमन ओम करके। ये एक बहुत बड़े हमारे फिजिक्स के वैज्ञानिक हुए, इन्होंने ओम का नियम दिया। और ये नियम था, ये विद्युत धारा और ये किससे रिलेटेड था? विभवांतर। विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में था। विद्युत धारा को हम किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। विभवांतर को हम V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। तो इससे संबंधित इन्होंने एक बात कही, उसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम। क्या कहा इन्होंने? कहा कि कोई सालक है और उस सालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर है, और उसमें वो जो विभवांतर है वो उसमें जो धारा जा रही है, विभवांतर जो है वो उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के क्या होता है? उस धारा के समानुपाती होता है। उस धारा के क्या होता है? समानुपाती। आपको बात समझ आई? जो ये विभवांतर है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो ये विभवांतर है, दो सालक के कोई तार है, ये मान लो तार है, और इसका ये A सिरा है और B सिरा है। इन दो सालक तारों के बीच में जो विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपको पता है ये समानुपाती का निशान है। इसका मतलब क्या है? समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब क्या है? आप कहोगे सर क्या? तो देखो, ये यूं कह रहा है, अगर इन दोनों के बीच में विभवांतर अधिक होगा तो आपकी धारा भी अधिक होगी। अधिक होगा विभवांतर तो धारा भी ज्यादा आएगी, और अगर विभवांतर कम होगा तो धारा भी कम आएगी। जैसे ये मान के चलो, हमारा एक हम ग्राफ बनाते हैं, एक हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पर हमने लिखा विभवांतर, इस साइड में हमने क्या लिखा? विभवांतर, और इस साइड में हमने क्या लिखा? धारा। तो यहाँ से जैसे जैसे धारा बढ़ेगी या विभवांतर बढ़ेगा, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये धारा भी बढ़ेगी। ये मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो देखो, अब जैसे मान लो एक विभवांतर हो गया तो धारा भी बढ़ी, फिर ये इधर गया तो भी बढ़ी, फिर ऐसे सीधी एक रेखा बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी। ये विभवांतर और धारा के बीच में क्या है? ग्राफ। तो आप लोगों को सीधा सीधा पूछे कि विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ बनाओ, तो बना दोगे? विभवांतर लिखा, नीचे क्या लिख दिया? नीचे आपने लिख दिया धारा, और कैसे बन रहा है? एकदम सीधा सीधा सा सीधी लाइन बन रही है। क्लियर बात? ये बात हमारे वैज्ञानिक किसने करी? ओम ने करी। ओम सीधा आदमी, ओम ने कह दिया विभवांतर और धारा एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। ये ही ओम का नियम है। अगर आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दो सालक तार है, उन दोनों के सिरों के बीच में विभवांतर जो है वो V समानुपाती I यानी कि I के यानी कि विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बच्चा आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना? ओ चलो भाई, अगर हम लोग थोड़ी और बात करते हैं, कुछ बातें और करते हैं, तो जो आपका, अगर हम बात करें इस V
बराबर या V बराबर एक बराबर करेंगे ना तो I और इसके बीच में एक नियतांक आएगा। यहाँ इस समानुपाती को हटाने के लिए एक R नाम का नियतांक आता है। ये क्या है? एक नियतांक आता है। यानी कि कुल मिला के ये है कि आप अगर इस समानुपाती को बराबर में बदल रहे हो तो ये क्या एक R नियतांक आता है, एक R नियतांक आता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? V बराबर I R। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। जब हमने समानुपाती को हटाया तो हमारे बीच में एक विभवांतर एक नियतांक आया जिसे हम क्या कहते हैं? R कहते हैं। अब R का नाम हमने रखा हुआ है प्रतिरोध। याद करो अभी मैंने बताया था प्रतिरोधक, वही प्रतिरोध R है। R का नाम क्या है? प्रतिरोध। अब देखो R का नाम हम लोगों ने प्रतिरोध रखा, लेकिन आपको एक बात कहोगे सर, आप पूछोगे सर ये प्रतिरोध क्या होता है? आप कहोगे प्रतिरोध क्या होता है? तो देखो प्रतिरोध क्या है कि धारा है, धारा तार में जा रही है, ये तार है, यहाँ से धारा इसमें यूं जा रही है, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर धारा का जो कण होते हैं, इस पदार्थ के कण होते हैं, जिस पदार्थ का तार बना हुआ है, वो कण क्या करते हैं? इस धारा का विरोध करते हैं। इस धारा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो ये विरोध करते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर बात? तो एक बात समझ में आएगी कि विद्युत तार में धारा जो है उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो वो प्रतिरोध है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर बात? अच्छा, ये वैज्ञानिक ओम ने कहा ये समानुपाती हो तो कब होंगे? जब इनका तापमान नियत होना चाहिए। तापमान क्या हो? नियत। तापमान हमेशा अगर बराबर रहेगा तो ही ये ओम का नियम होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर तापमान कम ज़्यादा हो रहा है तो ये नियम काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक, ये बात समझ आई? अब हम प्रतिरोध पे बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध को हम क्या लिखेंगे? तो इसको R बराबर V बटा I लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? V बटा I लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना, कि नहीं लिख सकता हूँ? तो अब आपको एक बात समझ में आ गई कि प्रतिरोध क्या है। यहाँ से यूं धारा जा रही है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या है? आवेशों का प्रवाह हो रहा है। तो आवेश दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रतिरोध क्या कर रहा है? इनकी दौड़ का विरोध कर रहा है। इनकी दौड़ का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो वो प्रतिरोध है, जिसको हम किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं बेटा। जिसको हम किससे लिखते हैं? R से। अब आप कहोगे सर इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक बताओ। तो इसका ऐसा ही मात्रक हमने किसके नाम पे रख दिया? ये हमारे भाई साहब ओम ने खोजा, तो इसका प्रतिरोध का मात्रक हमने कहा ओम। क्या नाम? मात्रक हो गया ओम। अब इसका ओम का एक चिन्ह है इस तरह से, ये भी ध्यान रखना। ये क्या हो गया? ओम। ये ग्रीक भाषा का कोई है, ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं कौन सी भाषा से लिया हुआ है। आप ये ध्यान रखो, इस तरह से ये क्या है? ओम है। ऐसा कोई बना के दे दे, ये अगर मैं कहूँ ये क्या है तो आप ये मत कहना सर ये तो टोपी दिख रही है। टोपी नहीं है, ये टोपी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये क्या है, ये किसका चिन्ह है, तो आप क्या कहोगे? टोपी है। तो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर जो चेक करेगा ना वो तुम्हारे को टोपी पहना देगा, गलत हो जाएगा। ये ओम का चिन्ह है। क्या है? ओम का चिन्ह है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक बात। अच्छा बताओ ये V का मात्रक क्या है? V का मात्रक बताओ मेरे को। ऐसा ही मात्रक वोल्ट। V का मात्रक क्या है? वोल्ट। I धारा का मात्रक क्या है? ये बता दो। एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो ये क्या है? ओम। तो एक बात बस बता सकते हो मेरे को, एक ओम का मतलब क्या है? एक ओम का मतलब क्या है मेरे को बता सकते हो? कि प्रतिरोध एक ओम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, उससे प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है?
1 एम्पियर है तो उसके बीच में जो प्रतिरोध लगेगा वो 1 ओम लगेगा। उसके बीच में जो प्रतिरोध लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? 1 ओम लगेगा। क्लियर बात? दोबारा से सुनना कि मैं प्रश्न आया हुआ ये कि 1 ओम प्रतिरोध का मतलब क्या है या 1 ओम की परिभाषा बताओ, तो आप बता दोगे क्या कि अगर 2 चालक तार के चीरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसके आवेशों के प्रवाह में आने वाला प्रतिरोध या जो उसके बीच लगने वाला जो प्रतिरोध है, उस चालक तार के बीच अंदर लगने वाला प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। क्या कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर बात? आई बात समझ में कि नहीं आई? आई बात नहीं आई? अब यहां से एक बात और आपको समझ में आ रही होगी कि अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? विभवांतर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, और विभवांतर कम होगा तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो धारा और प्रतिरोध के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना क्या ये इसको ऐसे लिख सकते हैं? R समानुपाती V बटा I, ऐसे समझ लो। इसका मतलब ये है कि R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और अगर I बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा, R बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा। आई बात समझ? यानी कि अगर हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा अपने आप कम हो जाएगी। अगर एक बात बताओ मेरे को, हमने 2 सिरे हैं, ये इन सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, तो धारा कितनी आएगी? तो धारा कितनी आएगी? धारा, अब इस धारा मान लो कोई भी आ रही है, X धारा आ रही है, तो अगर मुझे इसको कम करना है, धारा मतलब ये, तो इसको कम करना है तो मैं प्रतिरोध का मान बढ़ा सकता हूँ, है? प्रतिरोध का मान बढ़ा सकता हूँ कि नहीं? अगर मान लो हमारे पास विभवांतर तो नियत है, फिक्स है, तो और हमें धारा का मान हमारे को X मिल रहा है, इस X का मान कम कब होगा? जब इसका मान ज्यादा होगा। अब इसका मान ज्यादा हो गया तो X का मान कम हो जाएगा, यानी कि धारा कम हो जाएगी। और अगर प्रतिरोध का मान हमने क्या कर दिया? कम, तो धारा हो जाएगी ज्यादा। तो इस हिसाब से ये जो प्रतिरोध है, ये ऐसे इस तरह से अगर हम इसको यूज लेते हैं, इस तरह से हम इसको यूज लेते हैं, तो ये धारा नियंत्रक का काम करता है। किसका काम करता है? धारा नियंत्रक। धारा को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नियंत्रक। हम विभवांतर को छेड़ ही नहीं रहे हैं, नियंत्रक। हम विभवांतर को छेड़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रतिरोध से धारा को कंट्रोल कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई वोल्ट कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का ही भले करंट आ रहा है, लेकिन हमें धारा कितनी लेनी है वो तो हमारे पे है ना। क्यों? क्योंकि हम प्रतिरोध से ही इसको सेटल कर रहे हैं। तो विद्युत धारा में हम इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? धारा को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इसलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक का याद करो, वो हमने डायग्राम बनाया था, आरेख बनाया था कि नहीं बनाया था? धारा नियंत्रक का दूसरा नाम हमने वहां पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? परिवर्ती जो था प्रतिरोध लिखा था ना, वही है ना। आई बात समझ में? बातें तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो मामला ये है, कल हमने ये भी बात करी थी कि जैसे ये पदार्थ है कोई, इसमें से विद्युत प्रवाह हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, आवेश जा रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। तो मामला ये है कि इसके अंदर खाली जगह है, ये मैंने बात करी थी ना, खाली जगह होती है थोड़ी बहुत, वहां से जाता है। तो ये जो पदार्थ है ना, जिस जो चालक तार है, जिस भी पदार्थ का बना हुआ है, तो इसके जो कण होते हैं, अंदर कण होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इन आवेशों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। आवेशों का जो प्रवाह है उसमें क्या करते हैं?
अवरोध उत्पन्न करते हैं, और जो जितना ज्यादा अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध हो गया ज्यादा, तो ज्यादा अवरोध उत्पन्न किया तो इसमें करंट यानी कि विद्युत धारा कम जाएगी, आवेश धीरे धीरे जा पाएंगे। तो जितना अवरोध ज्यादा यानी कि प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अवरोध ज्यादा होगा। अवरोध ज्यादा मतलब ये कण जाने ही नहीं दे रहे हैं। आवेश बोल रहा है आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह का मतलब ये है कि विद्युत धारा चल रही, आवेश जाना चाहता है लेकिन ये कण जाने नहीं दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये जा रहा है, यानी कि अवरोध ज्यादा है, यानी कि प्रतिरोध ज्यादा है, इसलिए इसे अच्छा चालक नहीं मानते। इसलिए इसे हम कैसा चालक मानते हैं? भुंडा चालक मानते हैं, अच्छा नहीं मानते ना, इसलिए हम इसे ठीक, एक तो हमारे पास बढ़िया लेवल के चालक होंगे और एक क्या होंगे मतलब कम, जिसमें बहुत के यूं कह सकते हैं हीन चालक कह सकते हैं उन्हें। तो ये क्या किस तरह के चालक होंगे? हीन चालक। लेकिन एक कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जिसमें ये कण ज्यादा उनको अवरोध उत्पन्न नहीं करते, यानी कि प्रतिरोध क्या होगा उसका कम होगा। तो जिसका प्रतिरोध, जिस चालक तार का प्रतिरोध कम होगा तो उसका जो है उसमें जो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छे चालक बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अच्छे चालक, अच्छे चालक बोल सकते हैं। क्लियर बात? बात समझ आई कि नहीं आई? आई बात समझ? और एक बात और बताता हूं, मान लो लकड़ी है, लकड़ी में हमने यहां से करंट प्रवाहित किया तो यहां तक आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कण है यहाँ पर, इस लकड़ी के कण इसको आगे जाने ही नहीं दे रहे, आवेशों को बिल्कुल रोक दिया है। तो ये क्या होंगे? ये कुचालक हो सकते हैं, कुचालक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं, विद्युत रोधी भी बोल सकते हैं। क्लियर बात? चलो भाई, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो ओम का नियम तो यही है। तो अब हम बात प्रतिरोध की कर रहे हैं, तो ये प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? अब आप कहोगे सर प्रतिरोध को कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या है मामला? तो इसका देखो, ये जो प्रतिरोध है ये दो चीजों पे मुख्य रूप से निर्भर करता है, और एक और बताऊंगा। एक तो हमें ध्यान रखना क्षेत्रफल, एक तो जी जैसे ये है इसका अनुप्रस्थ, ये तार है मान के चलो, ये तार है तो इसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, और एक ये क्षेत्रफल को हम ऐसे लिखते हैं, और एक ये है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसको हम किससे लिखते हैं? L। तो दो चीजें समझ में आ गई कि एक तो हमारा इसका लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एक और ध्यान रखना कि ये जो है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, चालक है वो किस पदार्थ का बना हुआ है, उस पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करेगा। अगर मान लो चांदी का बना हुआ है कि लोहे का बना हुआ है कि लकड़ी का बना हुआ है, उस पे निर्भर करेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये जो है लंबाई के तो समानुपाती होता है, लंबाई के तो समानुपाती होता है, और चौड़ाई के यानी कि चौड़ाई कह सकते हैं, या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। आई बात समझ में? अगर मोटा तार लिया और कम लंबाई तक जा रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तीनों बातें समझ में आई। यहां से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? बताओ कि ये एक L/A होता है, यानी कि R और L तो समानुपाती होता है, यानी कि बढ़ता है। अगर R बढ़ेगा L बढ़ेगा, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, और लंबाई घटी, लंबाई कम हुई तो प्रतिरोध भी कम हुआ, यानी कि ये दोनों बराबर चलते हैं। L बढ़ा, R भी बढ़ा, L कम हुआ तो R भी कम हुआ। लेकिन A उल्टा, अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा यानी कि तार थोड़ा मोटा लाया तो प्रतिरोध कम, और अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है, पतला तार है, प्रतिरोध ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, इस समानुपाती को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक
नेतांक आता है रो, इसे हम बोलते हैं रो, ई नहीं है बेटा, रो। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो तू भी बैठ के रो। नहीं बेटा, रोना नहीं है, पढ़ना है ना। आएगा ना, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर और क्या करेगा, रो। तो ये क्या है, रो। तो ये एक नियतांक आ गया रो, ये नियतांक रो है। तो ये बात आपको समझ आई। ये प्रतिरोध जो समानुपाती का निशान था हमने हटाया, तो हमारे पास एक नियतांक आया जिसे हम बोलते हैं रो। अरे रो वाला रो, ये रो। आई बात समझ है, ये क्या है, रो। रो, तुम रो, मैं नहीं रो, तू रो। तू तो रोएगा ही अगर पास नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया तो। लेकिन बेटा यह ध्यान रखना, मेरे से पढ़ रहे हो तो पास तो हो ही जाओगे, ठीक है ना, आराम से। अरे ये रो है क्या, कौन है ये रो, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम, ये है तो रो, इसको कहते तो रो है, लेकिन इसका नाम अलग है। राशन कार्ड में नाम क्या है इसका, ये बताओ। इसका नाम है, क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। इसका नाम क्या हो गया, प्रतिरोधकता। आई बात समझ है, ये प्रतिरोधकता। अब कहोगे सर प्रतिरोधकता तो ठीक है, लेकिन इसको मापते किसमें, इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक बताओ। तो इसका ऐसा ही मात्रक सिंपल, ओम गुणा मीटर, यानी कि ओम मीटर। आई बात समझ, ये इसका क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। आई बात समझ में, ये इसका क्या है, प्रतिरोधकता है। ये इसकी क्या है, प्रतिरोधकता। क्लियर बात। प्रतिरोधकता, इस रो को क्या बोलते हैं, ये नेतांक, ये प्रतिरोधकता होता है, ठीक है ना। और इसका मात्रक जो है वो ओम गुणा मीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओम गुणा मीटर। अब देखो, अगर मान के चलो आप लोग विद्युत है, जो धातुएं हैं, एक हमारे पास होती है धातुएं, एक होती है अधातुएं, एक होती है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं, तो आपको एक बात तो पता होगी, धातुओं में करंट चलता है, मिश्र धातुओं में भी चल लेता है, ठीक। और अधातुओं में तो करंट चलता नहीं है, इसलिए इनकी जो ये जो होती है क्या बोलते हैं, रो, यानी कि प्रतिरोधकता होती है, वो क्या होती है, बहुत बहुत अधिक होती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत बहुत अधिक होती है। और धातुओं की प्रतिरोधकता यानी कि रो होता है बहुत बहुत कम, बहुत बहुत कम होता है। और जितना प्रतिरोधकता कम होगी उतनी विद्युत, वो पदार्थ, वो धातु विद्युत की इतनी ही बढ़िया चालक होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सिल्वर यानी कि चांदी है, उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, बहुत कम होती है। इतनी होती है किसकी, चांदी की, सबसे कम होती है। तो आप मेरे को बताओ, ये चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई। क्यों हुई, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा रो कम है यानी कि प्रतिरोधकता कम है, वो क्या होगा, सबसे बढ़िया चालक होगा। तो सबसे बढ़िया चालक कौन है, चांदी। कौन है, चांदी है। फिर कौन आता है, कॉपर आता है। फिर कौन आता है, कॉपर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये मिश्र धातुएं होती है, इनमें भी ठीक ठाक ये रो का मान होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं। अधातुओं का रो का मान बहुत ज्यादा होता है, और धातुएं होती है इनका रो का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसके अंदर विद्युत का करंट नहीं चलता, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्लियर बात। मिश्र धातुएं जो है ये बहुत ज्यादा गर्म की जा सकती है, यानी कि कितना भी इनको गर्म करो पिघलती नहीं है। तो अधिक तापमान पर ये पिघलती नहीं है, इसको ज्यादा गर्म करेंगे तो भी ये पिघलती नहीं है, इसका जलाया नहीं जा सकता। इसलिए इनका उपयोग आप देखोगे विद्युत का मिश्र धातुओं का जो स्त्री होती है, स्त्री, प्रेस करते हो ना आपके कपड़ों पे, जब झंडा आता था तब प्रेस करते थे। और आप तो अभी तो बड़े हो गए, मतलब जमाना बदल गया है। हमारे जमाने में एक अलग ही मामला था कि जब झंडा आता था तभी तो प्रेस करते थे, और एक तंगड़ी लाते, तंगड़ी बोलता, नेकर, हाफ पैंट लाते थे,
और पुरानी भी होती थी, उसके प्रेस करते थे धोखे, और वो ऐसे पीछे से कभी कभी जल भी जाती थी और हो जाता था बड़ा सा छेद हो जाता था। फिर हम क्या करते थे, वो खाकी कलर की नेकर होती थी, उसके कोई काले कलर का कोई पैंट फटी हुई है, उसका टुकड़ा काट के पीछे लगा देते थे, बंद, गेट बंद हो जाता था। इस तरह की होती थी बातें। हाँ, पहले जब हमारे ज़माने में आपके ज़माने में ऐसा नहीं होता, आपके तो नई नई ड्रेस आती होगी। कह रही है छोड़ो। तो इसका उपयोग किस में होता है? विद्युत इस्त्री हो गई है, टोस्टर वगैरह, टोस्टर में होता है। ठीक बात। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत अधिक तापमान पर भी पिघलते नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक टंगस्टन धातु होती है, टंगस्टन का उपयोग आपका किस में करते हैं? टंगस्टन का उपयोग बल्ब होता है, बल्ब के जो फिलामेंट होता है, बल्ब का एक तार बना होता है ना, जैसे ये आपका बल्ब है तो इसके अंदर इस तरह का एक पतला तार होता है, ऐसे दो तारों से जुड़ा, ये जो तार है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। ये तार जो है टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट मतलब तंतु, बल्ब का तंतु या फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्लियर बात? इसलिए तो ये है, चांदी सबसे बढ़िया चालक होती है, उसके बाद होती है कॉपर, उसके बाद क्या होती है? कॉपर होती है, एल्यूमिनियम भी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर भी होती है, उसके बाद होती है एल्यूमिनियम होती है। ठीक है। टंगस्टन भी अच्छा चालक होता है, ध्यान रखना। अब आप मेरे को एक बात और बताओ, तो हमारे घर में तार किसके बनाए जाते हैं? सामान्यतः तार हम किसके बनाते हैं? सबसे बढ़िया किसके बनाते हैं? तांबे के बनाते हैं, तांबे के, यहाँ एल्यूमिनियम के भी बना देते हैं, तो तांबे के बनाते हैं। अब आप कहोगे सर चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, चांदी के तार क्यों नहीं बनाए जाते? बताओ मेरे को भाई। सबसे ज़्यादा जो है विद्युत का सुचालक, बढ़िया चालक तो चांदी है, फिर हम चांदी के तार क्यों नहीं बना रहे, कॉपर के क्यों बना रहे हैं? तो सिंपल सा है भाई, चांदी बहुत महंगी है ना। अब इतनी महंगी है, हमारे घर में लाइटिंग फिटिंग करानी है, लाइट, तो चालक तो बढ़िया है, लेकिन इतना महंगा खर्चा कहाँ से आएगा भाई? हमारे तो वो गाँव में सीन होता है ना, चांदी के आभूषण, आज गाँव में होता है बहुत, चांदी के आभूषण होता है, वो लाने के पैसे नहीं है, हम लाइट फिटिंग कहाँ से करवाएं? हैं? बहुत महंगा होता है। दूसरी बात है, चांदी को चोरी भी करके लोग ले जाते हैं, हमारे तार लगाए हुए रात को लोग चोरी करके लेके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते। हम सामान्यतः उपयोग किसका करते हैं? कॉपर का उपयोग करते हैं। चांदी अच्छी चालक होते हुए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी होती है, व्यापारिक रूप से इसका उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, चोरी वोरी भी हो सकती है। ठीक है। तो इतनी ही बातें आज हम करेंगे, नेक्स्ट बातें हम करेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।